नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं स्पीड न्यूज से। नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं स्पीड न्यूज से। मुंडापांडे में चोरों ने दुकान में की बड़ी चोरी। दुकान के अंदर रखा सामान चोरों ने किया गायब। मुंडापांडे टोल प्लाजा के पास चालक व परिचालक ट्रक के केबिन में खाना बनाते समय लगी आग लगने से केबिन के अंदर रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। नमाज़ तरावीह के दौरान कुरान पाक हुआ मुकम्मल। रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराना किया गया पेश। नया मुरादाबाद में हर्बल पार्क के पास एसओजी टीम और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। अमन और शांति कायम रखने को लेकर सपा विधायकों ने की बैठक। माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई करने की रखी बात। मुरादाबाद में निजी कार्यालय में शिरकत करने पहुंचे बिरारी से सपा विधायक मोहम्मद फहीम। विधायक मोहम्मद फहीम ने योगी सरकार द्वारा जारी किए गए बयान का किया स्वागत। बिलारी थाना क्षेत्र की नाबालिग युवती को किया गया अपहरण। परिजनों ने फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी की रखी मांग। शिवसेना के सभी पदाधिकारी कलेक्टर पर पहुंचे, किया जोरदार प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा एक ज्ञापन। आरएसडी में जल है तो कल है का संदेश देकर निकाली गई एक रैली। वृक्षारोपण पर एक जागरूकता बैठक का किया आयोजन। एसएन इंटर कॉलेज में कैडेट्स को पढ़ाया गया सड़क सुरक्षा की चुनौतियों एवं समाधान का पाठ। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। अखिल भारतीय प्रगतिशील एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मझौला थाना क्षेत्र में नाले में गिरकर एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। मजदूर के नाले में गिरने की घटना से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सपा विधायक नवाब जान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में हुए बरी। फैसला आने के बाद विधायक बोले, ये न्याय की जीत हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र लाल मस्जिद के पास एक तेज रफ्तार बुलेट ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे की जानकारी होने पर परिजनों में मचा कोहराम। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने साझा की जानकारी। सरकारी राशन का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों से की जाएगी वसूली। घर घर जाकर राशन लेने वाले लोगों का कराया जाएगा सर्वे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम बनाने के लिए जारी किए निर्देश। क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन सागर जैन ने साझा की जानकारी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर की कार्रवाई। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को भेजा जेल। यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन का क्षेत्रीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ संपन्न। सर्वसम्मति से जगवीर सिंह यादव को क्षेत्रीय अध्यक्ष चुना गया। सिटी बस चालक व परिचालक को 2 माह से नहीं मिला वेतन। शिकायत के बाद एआरएम शिव बालक ने स्मार्ट सिटी के नोडल अधिकारी को भेजा पत्र। चलिए स्पीड न्यूज के बाद अब आपको खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहले दिखाते हैं आज की पहली खबर, जहां एक और बेरोजगारी को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा था। वे लगातार रोजगार की मांग करते हुए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं काट रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले की तर्ज पर अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया। जहां एक और बेरोजगारी को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा था और वे लगातार रोजगार की मांग करते हुए जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं मुरादाबाद के कांट रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले की तर्ज पर अप्रेंटिस मेला का आयोजन कराया गया है, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी संस्थान ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया और साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें मौका दिया जाएगा। पत्रकारों को जानकारी देते हुए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नोडल प्रधानाचार्य टीपी कौशिक ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार मेले की तर्ज पर अप्रेंटिस मेले का आयोजन कराया जा रहा है, जहां पर 92 कंपनी जो रजिस्टर है वो यहाँ पर पहुंची है और सभी विद्यार्थियों का इंटरव्यू ले रही है। हमारा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें सेलेक्ट हों और रोजगार के गरीबों से जुड़े भारत सरकार और प्रदेश सरकार का भी ये प्रयास है कि विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के क्षेत्र से जोड़ा जाए और इसी उद्देश्य को लेकर आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 190 वैकेंसी आई है, जिसमें विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए भी काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नगर निगम मुरादाबाद, एक्सपोर्ट फॉर्म, पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ अन्य सरकारी विभाग व प्राइवेट संस्थानों की कंपनियों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद रहे।
ये भारत सरकार के द्वारा सभी उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक रोज़गार मेले की तर्ज पर अप्रेंटिस मेला लगाया गया है। इस अप्रेंटिस मेले में हमारे जो लगभग 92 कंपनी रजिस्टर्ड हैं और 92 में से 67 कंपनी जो है वो आ रही हैं। 1090 के करीब इसमें वैकेंसीज आज की डेट में हमारे पास में हैं, जिससे हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरे बच्चे चले जाएं उसमें कंपनी में अपना अप्रेंटिस करें। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से ITI पास होते हैं उन बच्चों को सेमी स्किल्ड जो बच्चे होते हैं उनको स्किल्ड बनाने के लिए कंपनी एक स्टाइपेंड पर 7,000 रुपये के स्टाइपेंड पर ये रखते हैं और एक साल भर की पूरी ट्रेनिंग देने के बाद इनको भारत सरकार के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है अप्रेंटिस का, एक भारत सरकार का सर्टिफिकेट भी मिलता है और उस में जो 7,000 रुपये ये कंपनी देती है उसमें से NAPS के तहत 1,500 रुपये भारत सरकार देती है और CMPS यानी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये हम रिएम्बर्स करते हैं क्वार्टरली उनको। कम होना जाएगा सर? आज यहाँ पे कितने विद्यार्थियों को नौकरी मिल जाएगी? नौकरी नहीं मिलेगी, इनको अप्रेंटिस मिलेगी और उम्मीद है कि हम लगभग 500 से 600 बच्चों को यहाँ पे कंपनी के में एब्जॉर्ब करा देंगे अप्रेंटिस में। बिल्कुल। मेरा नाम TP कौशिक है, मैं नोडल प्रधानाचार्य हूँ मुरादाबाद IIT का। इस मौके पर संयुक्त निर्देशक MR उस्मानी आदि तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के कई जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन मुरादाबाद भी अलर्ट है, जिसको लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आगे खबर में। आप सभी जानते हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसकी चपेट में आकर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस महामारी ने पूरे देश में आतंक मचा कर रखा था, तो वहीं एक बार फिर ये महामारी अपने पैर पसार रही है, जिसको लेकर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के कई जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन मुरादाबाद भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुरादाबाद जनपद में फिलहाल अभी कोई केस नहीं है, लेकिन NCR में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके मद्देनजर मुरादाबाद जनपद में भी लोगों को अपनी सुरक्षा के मद्देनजर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लगातार कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट है और लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आप बता रहे हैं कि NCR और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार कोविड के केसेस आ रहे हैं। ऐसे में हमें पूरा इस बात को ध्यान देना होगा कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसको हमें ध्यान देना होगा। हाँ, अपने रूटीन काम हमें करते रहना है, लेकिन अपने रूटीन कामों के साथ ही साथ अपने हेल्थ का भी हमें केयर करना होगा, उसका भी ध्यान देना होगा। तो मैं सभी जनपद वासियों से गुजारिश करूँगा कि मास्क का उपयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, जिससे कम से कम अपने और अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित। सर, कोई स्वास्थ्य विभाग में कोई आपकी तरफ से डायरेक्शन दिए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जहाँ तक बात है, 2 पार्ट हैं बेसिकली। एक तो वैक्सीनेशन का पार्ट है और वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिनका फर्स्ट डोज जिले में लगभग 100% हो चुका है। सेकेंड डोज अभी हमारा कम है, 50% के आसपास है। जो बचे लोग हैं उनका लोग सेकेंड डोज प्लस जो 60 से अब या अन्य लोग भी हैं तो बूस्टर डोज देने की भी बात है, तो बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। अब लोगों का भी सहयोग चाहिए कि लोग इसमें आगे बढ़ें, इस सुविधा को उपयोग करें। दूसरे टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग हम लोग हमारे पैमाने पर करा रहे हैं और जो शासन के हमारे मानक है प्रति टेस्टिंग, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यदि अपने जनपद में अभी इस तरह के केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार इसको सतर्क लगा रहे हैं। वहीं इस महामारी से बचने के लिए हमें स्वयं सावधानी बरतनी होगी और मास्क के साथ ही 2 गज की दूरी का प्रयोग करना जरूरी है। अपात्र हैं तो अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। जी हां, ऐसा ना करने वाले अपात्र कार्ड धारकों से बाजार के भाव, अनाज, रिफाइंड आदि की वसूली की जाएगी। कार्ड सरेंडर करने के लिए अपात्र लोगों को जिला प्रशासन ने समय दिया है। इसके बाद सत्यापन के वक्त पाए जाने वाले अपात्र लोगों से वसूली के साथ ही विधिक कार्रवाई भी होगी।
अपात्र होने के बाद भी पात्र गृहस्थी अथवा अंत्योदय राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी राशन का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों से वसूली की जाएगी। शासन की ओर से गरीबों के लिए राशन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पात्र गृहस्थी में शहरी क्षेत्र में 3 लाख तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले लोग लाभ लेने के हकदार हैं। सरकार काफी समय से गरीबों को माह में 2 बार मुफ्त में राशन दे रही है। पिछले 5 माह से राशन के साथ ही रिफाइंड नमक, चना भी निःशुल्क दिया जा रहा है। ये योजना गरीबों को राहत देने के लिए चलाई जा रही है, मगर इस योजना में तमाम अपात्र लोग सेंध लगा रहे हैं। वास्तविक हकदार इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं, जिसके पीछे राशन कार्डों का निर्धारित लक्ष्य पूरा होना है। इसे लेकर जरूरतमंद गरीब लोग कार्ड बनवाने के लिए अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इससे गरीबों को राहत देने के लिए सरकार अपात्रों से कार्ड सरेंडर करा रही है। इसके बाद घर घर जाकर राशन लेने वाले लोगों का सर्वे कराया जाएगा, जिसके दौरान पकड़े जाने पर अपात्र लोगों से बाजार में बिक रहे राशन और तेल नमक के हिसाब से वसूली की जाएगी, जिसकी विस्तृत जानकारी जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने दी। जो है उसके लिए काफी आवेदन भी आए, तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है प्रशासन? देखिए, अगर हम बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो जो हमारा रूरल एरिया की कैपिंग है और जो अर्बन एरिया की कैपिंग है लगभग पूरी हो चुकी है। और अभी भी कुछ लोग इस तरह के आते हैं कि उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उसको भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो लोग पात्रता की श्रेणी में नहीं आते, जो सक्षम लोग हैं, उन सब लोगों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, जिससे जो पात्र और गरीब वास्तविक जेन्युइन लोग हैं उनको इस सुविधा का लाभ मिल सके। और तमाम लोग इस पर आगे भी आए हैं और अपने राशन कार्ड को उन्होंने सरेंडर भी किया है। तो मैं सभी जनपद वासियों से अपील करूंगा, आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जो लोग सक्षम हैं वो अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर दें, जिससे जो वास्तविक पात्र लाभार्थी। आपको बता दें कि जांच में अपात्र पाए जाने पर बाजार के दामों पर वसूली की जाएगी। एसएसपी हेमंत कुटियाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हो गए हैं। वहीं अपराध के ग्राफ पर विराम लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद हेमंत कुटियाल ने क्षेत्र अधिकारियों को एक नई टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। जिले में आईपीएस हेमंत कुटियाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हो गए हैं, लेकिन उनके लिए भी चुनौती पुरानी ही है। इसके साथ ही अपने अधीनस्थों के साथ उन्होंने बैठक भी की, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आम लोगों के साथ विनम्रता से पेश आने के निर्देश दिए। नए कप्तान के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। वहीं अपराध के ग्राफ पर विराम लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद हेमंत कुटियाल ने क्षेत्र अधिकारियों की टीम बनाने के निर्देश दिए। दरअसल हंगामा होने पर क्षेत्र अधिकारी को तुरंत मौके पर पहुंचना होता है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि क्षेत्र अधिकारी के पास केवल 1 या 2 हमराही के साथ मौके पर पहुंचने पर भीड़ को नियंत्रण करना आसान नहीं होता। इसी को ध्यान रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद हेमंत कुटियाल ने क्षेत्र अधिकारियों की टीम बनाने के निर्देश दिए। इसमें जरूरत पड़ने पर लॉ ऑर्डर की आवश्यक कार्रवाई कर सके। इस आदेश की तत्काल बाद क्षेत्र अधिकारी सिविल लाइन सागर जैन ने मझोला व सिविल लाइन थाने से 10 पुलिसकर्मियों की एक टीम बना ली है। ये सर्कल सिविल लाइन है, इसमें 3 थाने जो है हमारे, मझोला सिविल लाइन और महिला थाना। इन तीनों थानों से हमने सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की एक स्ट्राइक टीम बनाई है, जो मेरे किसी भी, जैसे अगर मैं पेट्रोलिंग करता हूँ या फिर कभी किसी दबिश में जाते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी होती है या फिर हम पेट्रोलिंग करते हैं, संवेदनशीलता जो है अभी त्योहारों के चलते जो बनी हुई है, इसके लिए हम जो रोड पे हमारी पुलिस फोर्स की प्रेजेंस भी दिखाते हैं। तो ये स्ट्राइक टीम मेरे साथ रहेगी जब भी हम किसी ऐसे इवेंट में जाते हैं, तो ये मेरे सहयोगार्थ के लिए मैंने एक स्ट्राइक टीम बनाई है। वहीं आपको बता दें कि इस टीम में 2 दरोगा सिपाही और महिला सिपाहियों को रखा गया है, जो लॉ एंड ऑर्डर करने पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। सांसद शफीकुर रहमान वर्ग पहले से ही अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने बयानी हमला किया। दरअसल जहांगीरपुरी दंगे और बुलडोजर की कार्रवाई पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग भड़के हैं। सांसद ने कमेटी के साथ 22 अप्रैल को जहांगीरपुरी मस्जिद जाने का ऐलान भी किया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग पहले से अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। वहीं एक बार फिर उन्होंने बयानी हमला किया।
दरअसल जहांगीरपुरी दंगे और बुलडोजर की कार्रवाई पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भड़के हैं। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपने आवास पर अचानक पीसी का ऐलान किया। जहां 94 साल के सांसद ने जहांगीरपुरी में मस्जिद के पास से इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई का कड़ा विरोध कर 22 अप्रैल को जहांगीरपुरी जाने का बड़ा ऐलान किया। वहीं संभल में जुमा अलविदा और ईद पर प्रशासन को सही इंतजाम रखने की चेतावनी दी। वहीं संभल की जामा मस्जिद की घटनाओं पर पूरे सिस्टम को आड़े हाथों लेते हुए हजारों लोगों का खून चढ़ने की बात कही। सांसद के पौत्र कुंदरकी विधायक जियाउर रहमान बर्क ने तो शांति की एक सीमा भी तय कर दी। क्या कहा सांसद और उनके पौत्र सपा विधायक ने, सुनिए। इससे पहले यानी वो जुमातुल विदा आएगा, तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरअमन रखने के लिए जो जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने चढ़ाने की जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हज़ारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। लेकिन बहरहाल हम अमन चाहते हैं, भाई ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों हालात पैदा करते हो। तो मेरी गुजारिश है कि एडमिशन इसमें अलर्ट रहे और उसके दिन भी जो जुमतुल विदा होगा, जुमे की नमाज होगी, उसमें बहुत आदमी होगा, वहाँ पर माकूल इंतज़ाम होना चाहिए, बिजली पानी का सबका। और ईद के दिन भी माकूल इंतज़ाम हो। ईद एक बहुत पुरअमन और मोहब्बत का त्यौहार है जो दूसरों को भी मोहब्बत का सबक देता है। तो इसलिए इन हालात में मेरी यही आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर मांग है कि ये इस बात का ध्यान रखें, इसमें गफलत न बरतें। अभी पिछले दिनों में ये 2 वाक़े जो हुए, मस्जिद पर रंग डाला गया और जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात की गई, तो देखिए मुसलमानों को हमने बहरहाल समझा बुझाकर बहरहाल कोई हालात बिगड़ने नहीं दिए और हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा, तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। बस यही गुजारिश है कि इस पर ईद पर और अलविदा पर माकूल इंतज़ाम रहना चाहिए, बिजली पानी का, सफाई। तो वहीं सांसद के पौत्र और मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने पूरी सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाते हुए एक सीमा तक बर्दाश्त करने की चेतावनी दी है। विधायक जियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनिए। तंत्र के खिलाफ ये माहौल है। मैं मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से कि इसमें हस्तक्षेप करें और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी पार्टी से अगर सरकार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन उसकी धज्जियाँ लगातार ये लोग उड़ा रहे हैं। आज जैसे जहांगीरपुरी के अंदर कल जो घटना घटी है, वहाँ पर जो भी दुकानों को और मस्जिद को जो शहीद किया गया, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर कानून है, उसको सज़ा देने का अधिकार न्यायालय का है, सरकार अपने हाथ में कैसे ले सकती है। लेकिन सिर्फ हिटलरशाही डिक्टेटरशिप की तरह से जो अगर चीज़ इनको लगता है उस पर अपना कार्रवाई कर देते हैं और सज़ा देने का अधिकार भी इनके हाथ में खुद आ गया। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि न्यायालयों की क्या ज़रूरत है जब अगर ये सज़ा भी खुद देने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की इन्होंने अवमानना करी और उसके बावजूद भी तोड़ फोड़ चलती रही। बहुत समय बाद में जाकर के उसको रोका गया। उत्तर प्रदेश के अंदर आज अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि दूसरे लोगों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। हमें हिंदू समाज के त्योहारों से या उनसे कोई मुखालफत नहीं है। हमारा मज़हब इस्लाम भी ये सिखाता है कि हम दूसरे के धर्म पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है कि मुसलमान भी इस देश के, इस प्रदेश के जो नागरिक हैं, वो अपनी मर्जी से अपने जो त्यौहार हैं मना सकते हैं, अपने धर्म को जो उसकी बातें हैं उसको मान सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि हाथों में तलवारें लेकर करके, तमंचे लेकर करके जो एक दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को अंदर जेल के अंदर डालना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि उनके हाथ में तलवारें नहीं
बल्कि कलम होनी चाहिए। और जो बेरोजगारी है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, उन मुद्दों से भटका करके ये सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। मैं रोशनी डालना चाहूँगा खासतौर से अपने संभल और मुरादाबाद के अंदर भी। अभी फिलहाल में जो होली का त्यौहार हुआ, होली के त्यौहार के समय में जो हमारे मुसलमान, आप लोग भी इस चीज़ के, हमारे जो सम्मानित पत्रकार बंधु हैं वो भी इस चीज़ के गवाह हैं, मुसलमान लोगों ने जो होली की जो ये यात्रा निकल रही थी, वहाँ के लोगों ने उनको ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक पिलाने का काम किया, लेकिन उसके बदले में क्या सिला मिला? मस्जिद के ऊपर रंग डाल दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ इस संभल के प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी? जो कार्रवाई के लिए तहरीर दी गई थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करके, बल्कि अपने आप सब लोगों को एक साथ घसीट करके एक ही धारा के अंदर, चाहे वो हिंदू समाज के हो, मुसलमान समाज के हो, अरे जो जिस चीज़ को कार्रवाई कर रहा है उस पर वही जो अमल कर रहा है उस पर वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करी, बल्कि सबको एक साथ एक ही धारा के अंदर चालान करा गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मुरादाबाद के अंदर भी एक घटना घटी कि जुलूस निकालते समय में मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई, तलवारें लहराई गई। कल भी हमारा एक सारे विधायक जो मुराद ज़िले के हैं, हम लोग डीएम जिलाधिकारी और एसएसपी से कल हम लोग मिले और हमने इसकी शिकायत की है और हमने उनसे कहा है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस यहाँ के माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन हम माहौल को अच्छा तभी रखेंगे जब यहाँ पर बैलेंस रहेगा, जब इंसाफ मिलेगा। अगर किसी तरफ से ऐसी ज्यादती होगी तो हमारे लिए फिर हालात को सही बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस संभल के अंदर भी, जो कि संवेदनशील नहीं बल्कि अति संवेदनशील है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के मुसलमानों ने कितने सब्र का सबूत दिया कि उनके धर्म स्थल पर, मस्जिद पर रंग डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में आप जो चाहे करते रहें और हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे। हम कभी कोई ये नहीं चाहते कि दंगा भड़के। इस टाइप के हालात से किसी एक आदमी को, सब लोगों को समझना पड़ेगा, किसी एक धर्म के लोगों को उनका नुकसान नहीं होता, सभी का नुकसान होता है। इसलिए जो लोग इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं, इस टाइप की हरकत को कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस टाइप के अगर काम करोगे तो इस देश के अंदर अगर हम जो संविधान है, हम फिर कोर्ट, चाहे हमें धरना प्रदर्शन का रास्ता तैयार करना पड़े या कोर्ट की तरफ रुख करना पड़े, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आने वाले समय में मेरी मांग है कि अगर ऐसी कोई घटना, पहले तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा संभल के ज़िले के खासतौर से, कि इस टाइप की जो पुलिस प्रशासन कोई इस टाइप का कदम कोई आदमी नहीं उठा पाए, और अगर कोई कदम उठाता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन फिर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और रही बात, जैसे आज सांसद महोदय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो एक मैटर है एनकाउंटर का, अरे अगर कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है तो उसको सजा देने का काम न्यायालय का है। आप उस पर मुकदमा दर्ज करिए, उसके खिलाफ जांच करिए, अगर वो दोषी पाया जाता है तो न्यायालय उसको सजा देगा। आपको क्या अधिकार है कि जो फर्जी जो एनकाउंटर इस प्रदेश के अंदर जो हो रहे हैं, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। और सिर्फ शासन को, सरकार को खुश करने के लिए कुछ पुलिस अधिकारी फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। और आने वाले समय में मैं ये मांग करता हूँ और इनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, इस टाइप की घटनाओं को रोका जाए। जो अगर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है या कोई किसी भी तरीके का अपराध करता है, तो उसके लिए आप मुकदमा दर्ज करो, चाहे वो किसी भी धर्म, बिरादरी, किसी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, और उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है कोर्ट के जरिए से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ना कि ये है कि आप बुलडोजर लेकर के चल दो, किसी की भी घर की बस्ती को तबाह कर दो या किसी के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर कर दो। मैं इसकी सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करता हूँ। एक बार सुन लीजिए। आपको बताते चले कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग पहले से अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, और इतना ही नहीं, वे कई बार इन बयानों के चक्कर में ट्रोल भी हो चुके हैं। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का क्षेत्रीय कार्यकारिणी का चुनाव यूनियन कार्यालय में निर्विरोध संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से जगवीर सिंह यादव को क्षेत्रीय अध्यक्ष चुना गया है। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद।
यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का क्षेत्रीय कार्यकारिणी का चुनाव यूनियन कार्यालय में निर्विरोध संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से जगवीर सिंह यादव को क्षेत्रीय अध्यक्ष चुना गया और रियाज हुसैन को क्षेत्रीय मंत्री चुना गया। साथ ही सभी ने अपने अपने हाथ खड़े करके जगवीर सिंह का समर्थन किया। तो वहीं उपाध्यक्ष तनवीर हुसैन, उदय भान सिंह, संयुक्त मंत्री अरविंद शर्मा, श्रीपाल सिंह, संगठन मंत्री महेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा चुने गए। वहीं अगर बात की जाए कार्यकारिणी सदस्यों की तो इसमें मनोज चौधरी, राजवीर सिंह, अनिल कुमार शर्मा, जावेद हुसैन, ज्ञान सिंह, बलराम सिंह, कौसर अब्बास का नाम सामने आया। ऐसा है कि लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करा पूरे क्षेत्र में दोबारा से, और मेरा हमारी यूनियन की जो प्राथमिकता रहेगी वो निगम हित और कर्मचारी हित सर्वोपरि रहेगा। जो प्रताड़ित हो रहे हैं लोग, बहुत बुरी दशा है इस वक्त कर्मचारियों की, उन्हें जो है एक एक कर्मचारी को देखा जाएगा, कोई प्रताड़ना नहीं हो सकती। अब मैं ये विश्वास दिलाऊंगा आपके माध्यम से अपने कर्मचारी साथियों को कि सब एकजुट रहें, यूनियन के सदस्य बने, यूनियन में मजबूती लाएं। प्रताड़ित जो हो रहे हैं और जो यहाँ भ्रष्टाचार का बड़ा भारी बवाल चल रहा है वो सारा समाप्त किया जाएगा। संघर्ष करेगी यूनियन और उसमें वो कर्मचारी हितों की अनदेखी नहीं करेगी। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह की आगे की रणनीति है कि आज सदन में जो है आंदोलन करने के लिए आज सहमति दे दी। अब हम उसके उस सहमति के अनुसार एक प्रस्ताव उन्होंने बना दिया है, जिसमें हम नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि जो 24 फरवरी को हमारी वार्ता हुई थी उसमें एक भी बिंदु पर कोई काम नहीं हुआ, तो अब हम उसमें एक नोटिस दे रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे, और जिसमें हम गेट मीटिंग हर डिपो में, उसके बाद एक रैली का प्रोग्राम देंगे, जो रैली की जाएगी वर्कशॉप से आराम ऑफिस तक वहाँ प्रदर्शन किया जाएगा, और उसमें ही सीधे जो कार्यक्रम की घोषणा होगी आंदोलन की, वो उस रैली में ही घोषणा कर दी जाएगी। इस मौके पर सभी यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। सिटी बस चालक और परिचालकों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं शिकायत के बाद एआरएम शिव बालक ने स्मार्ट सिटी के नोडल विभाग को पत्र भेजा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बस संचालन के लिए नामित एजेंसी ने 10 चालक और 10 परिचालकों को तैनात 1 फरवरी को किया था। सिटी ई बस चालक व परिचालक को 2 माह से वेतन नहीं मिला है। शिकायत के बाद एआरएम शिव बालक ने स्मार्ट सिटी के नोडल विभाग को पत्र भेजा है। इलेक्ट्रिसिटी बस संचालन के लिए नामित एजेंसी ने 10 चालक व 10 परिचालक तैनात 1 फरवरी से किया है, जिसके द्वारा 5 सिटी बसों का शहर में संचालन किया जा रहा है। चालक व परिचालक को 2 माह से वेतन नहीं दिया गया। वेतन नहीं देने के पीछे बजट का अभाव होना बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी नोडल विभाग ने नामित एजेंसी को बजट उपलब्ध नहीं कराया है। सिटी संचालन के सदस्य सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पीतल नगरी शिव बालक के पास मंगलवार को शिकायत लेकर कुछ चालक व परिचालक पहुंचे थे। एआरएम ने कहा कि सभी कर्मचारियों की हाजिरी का रिकॉर्ड प्रत्येक माह नामित एजेंसी को भेज रहे हैं। वेतन भुगतान से संबंधित जानकारी नहीं है। स्मार्ट सिटी के नोडल विभाग को शीघ्र पत्र भेजा जाएगा और चालक व परिचालक को वेतन का भुगतान कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों, सिटी बसों का संचालन बराबर चल रहा है। ये 5 बसें शुरू में आई थी। उन बसों का संचालन सिरुआ चौराहा से रामपुर दोराहे तक हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते में 5 बसें और आ गई, क्योंकि इधर बीच में छुट्टियां पड़ गई थी। उन 5 बसों का आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जल्दी ही उनको नए मार्ग पर संचालन के लिए उतारा जाएगा। यहाँ तक कि चालक परिचालकों की सैलरी का संबंध है, लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। चालक और परिचालक दोनों ही अलग अलग कंपनियों से भर्ती हुए हैं, जिनका वेतन अभी तक नहीं मिला है। अभी मैं 2 दिन पहले
डिपो में गया था, चालक प्रचालकों ने बताया भी था। जल्द ही प्रयास किया जा रहा है कि उनका भुगतान कराया जाए। क्या रीज़न है सैलरी नहीं मिल पाई है क्या? एक्चुअली 5 बसें हैं और प्रत्येक एसपीवी में 5 एसपीवी हैं इस मंडल इसमें नोडल में के अंतर्गत। तो जब तक पूरे नोडल के अंदर 100 बसें नहीं हो जाएंगी तब तक फंड रिलीज होने में समस्या आ रही है। इसके लिए अभी मुरादाबाद में भी 5 बसें और आ गई। इसी प्रकार बरेली, मेरठ, शाहजहाँपुर, हरदोई सभी जगह बसें लगभग 100 करने का प्रयास किया जा रहा है PMI द्वारा, जिससे चालक प्रचालकों का भुगतान और अन्य कर्मचारियों का भुगतान रिलीज हो सके और उनको किया जा सके। बजट के अभाव में नए इलेक्ट्रिक बसों का पंजीयन रुका हुआ है, जिसमें मार्गों पर सिटी बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है और AC बस में सफर करने के यात्री वंचित रह रहे हैं। स्मार्ट सिटी के तहत मुरादाबाद मंडल में सिटी बस संचालन के लिए 25 इलेक्ट्रिक बस देने की घोषणा की गई थी। सभी सिटी बस AC युक्त हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले यानी 5 जनवरी को 25 के स्थान पर 5 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था। लालबाग में वाकिफ फहीम मंसूरी के मकान में चल रही नमाज तरावी में 19वीं रमजान की शब को कुरान पाक मुकम्मल हुआ। महानगर के लालबाग वाकिफ फहीम मंसूरी के मकान में चल रही नमाज तरावीह में 19वीं रमजान की शब को कुरान पाक मुकम्मल हुआ। यहाँ पर कारी हाफिज समीर मंसूरी ने 2 पारे रोजाना सुनाए। इस दौरान हाफिज कारी अब्दुल्ला ने देश की तरक्की, खुशहाली, अमनो अमान और भाईचारे सौहार्द के लिए दुआ करवाई। साथ ही रमजान मुबारक की फजीलत बयान की। ये रोजे, ये कुरान मुकद्दस कल क़यामत के दिन इसके पढ़ने वाले को, रोजा रखने वाले को, ये जो है कल क़यामत के दिन बख्शिश का एक जरिया होगा। रोजा कहेगा कि जिस हजरात ने रोजा रखा है कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा कि मैंने इसको खाने से रोका, ये खाना खा सकता था, ये पानी पी सकता था, ये जूस पी सकता था, ये तमाम चीजें कर सकता था, लेकिन या अल्लाह तबारक व तआला तेरी खौफ से इन्होंने प्यास रहना पसंद किया। दुआ के बाद नमाजियों में मिठाई बांटी गई और वारगाहे रियासल में दारुल सलाम का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में नमाजी मौजूद रहे। थाना मझौला क्षेत्र के नया मुरादाबाद में हर्बल पार्क के पास एसओजी टीम और बदमाश के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि इस दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि एक सिपाही भी सड़क पर गिरने से जख्मी हुआ है। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के नया मुरादाबाद में हर्बल पार्क के पास एसओजी टीम और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हुए, जबकि एक सिपाही भी सड़क पर गिरने से जख्मी हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश ने अपने एक अन्य साथी के साथ एक दिन पहले ही महिला से कुंडल लूट के साथ चीनी मिल के ऑपरेटर को गोली मारी थी। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद एसएसपी ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एएसपी सिविल लाइन सागर जैन ने मौके का मुआयना किया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया की माने तो थाना मझौला क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बदमाश को रोकते ही उसने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। एसपी सिटी की माने तो घायल बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर एक दिन पूर्व थाना पाकबड़ा क्षेत्र में चीनी मिल के पंप ऑपरेटर को गोली मारी थी। एसपी सिटी ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी सड़क पर गिरने से घायल हुआ। एसपी सिटी का कहना है कि पकड़े गए बदमाश के दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये आज थाना मझौला क्षेत्र में पुलिस चेकिंग गश्त कर रही थी। इस समय उसी समय एक बदमाश सामने से आता दिखा गया, उसको रोका गया। रोकते ही उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। उसमें बचने में हमारा एक जवान गिरने से उस स्टन आई, उसको घायल हुआ है। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उस बदमाश को लगी है, पैर में गोली लगी उसके। और उससे जब पूछा गया तो उसका नाम विकुल है। और अभी शुरुआती पूछताछ में इतना पता लगा कि कल एक घटना हमारे पाकबड़ा क्षेत्र में हुई थी, जिस घटना में ये व्यक्ति शामिल था, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। बाकी इसको अभी तत्काल उपचार के लिए भिजवाया गया है जिला अस्पताल, और शेष अभी जानकारी की जा रही है।
इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। एसपी सिटी का कहना है कि बदमाशों ने 2 वारदातों को अंजाम दिया था। वहीं घायल पुलिसकर्मी और बदमाश को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर जिस तरह से शहर में जागरूकता अभियान चलाकर जागरूकता फैलाई जा रही है, तो वहीं 24 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में आज सड़क सुरक्षा की चुनौतियों और उनका समाधान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर तरह तरह से शहर में जागरूकता अभियान चलाकर जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं 24 यूपी बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में आज सड़क सुरक्षा की चुनौतियों एवं उनका समाधान विषय पर सेमिनार का आयोजन एसएस इंटर कॉलेज मुरादाबाद में किया गया, जिसमें हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, चित्रकूट इंटर कॉलेज और एसएस इंटर कॉलेज के कैंडिडेट्स ने संयुक्त रूप से प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल MS मेहर, विशिष्ट अतिथि कर्नल विजय सिंह, मुख्य वक्ता पवन त्यागी और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK गुप्ता उपस्थित रहे। 24 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी जनरल MS मेहर ने कहा कि अनुशासन जीवन का सार है। भविष्य निर्माण के लिए सही और गलत का फैसला करना अति आवश्यक। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन त्यागी ने कैंडिडेट से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। आज एसएस इंटर कॉलेज मुरादाबाद में यातायात पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था सड़क सुरक्षा की चुनौतियां और उनका समाधान। इस विषय पर आज हमारे जो मुख्य वक्ता थे वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री पवन त्यागी जी रहे। उन्होंने हमारे कैडेट्स को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि हमको स्वयं यातायात के नियमों का पालन करना है और साथ ही अपने समाज को भी पालन करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि जो रोज़ ये दुर्घटना हो रही हैं, जो सड़क एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनसे बचा जा सके। ये प्रयास आज हमारा रहा और बाकी ये मैसेज हम पूरे समाज को देना चाहते हैं कि जो सड़क दुर्घटना हो रही हैं, ये भविष्य में उन पर कंट्रोल किया जाए। हम कैडेट को समझा रहे हैं। कैडेट के द्वारा कैडेट अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को और अपने समाज को ये सीख देंगे कि हेलमेट पहने, यातायात के नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। हेलमेट पहनने, डिजिलॉकर ऐप का प्रयोग करने, नियंत्रण में वाहन चलाने और ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता पर बल दिया गया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK गुप्ता ने एक्सीडेंट के दौरान घायल व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कर। एसएस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं कार्यक्रम अध्यक्ष श्री रवि कुमार ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस सेमिनार के संयोजन में मेजर NN त्रिवेदी एवं कैप्टन शिव कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन हिंदू कॉलेज के एनसीसी अधिकारी कैप्टन डॉक्टर राजीव चौहान ने किया। इस अवसर पर सूबेदार रविंद्र सिंह, सूबेदार सुनील कुमार सहित एनसीसी कैडेट्स उपस्थित रहे। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। नहीं चलेंगे, सेक्स रैकेट वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नाबालिग बच्चों के साथ रेप क्यों, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नाबालिग बच्चों के साथ रेप क्यों, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मुर्दाबाद। बलात्कारियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये तस्वीरें मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट से सामने आई है, जहां अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में एकत्रित हुए। उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से उनका आरोप है कि ख्वाजा कॉलोनी कस्बा और थाना पाकबड़ा में वर्षों से गुलाम जिलानी पुत्र इरशाद हुसैन निवासी डींगरपुर थाना मैनाठे फैजबी और नदीम के माध्यम से सेक्स रैकेट चलवाया जा रहा था। इस सेक्स रैकेट में नाबालिग बच्ची के साथ कई लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया, परंतु कई सफेदपोश ऊंची पहुंच रखने वालों का इस सेक्स रैकेट में मुलजिमानी होने के कारण पुलिस गिरफ्त से बचते रहे। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने मांग की है कि सेक्स रैकेट संचालक और उसके सहयोगी समाज के लिए ये घातक है। इस पर रासुका की कार्रवाई की जाए।
इस दुष्कर्म के आरोपियों और वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाकर जेल भेजा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, उसके बलात्कार की पीड़ित महिलाओं को आर्थिक आवासीय सुविधा सुरक्षा दी जाए। अभी तक पुलिस और जिला प्रशासन ने पीड़िता को कोई सुविधा नहीं दी है, ये सुविधा दिलाई जाए। ख्वाजा कॉलोनी पागबड़ा में सेक्स रैकेट संचालक गुलाम जिलानी फैजवी नदीम आदि आपराधिक गैंग बनाकर समाज विरोध कार्य करते हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। देखिए, सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ख्वाजा कॉलोनी पागबड़े की थाने के अंदर एक घटना घटती है। सेक्स रैकेट बरसों से चला आता है, उसमें एक नाबालिग लड़की के साथ भी जो है कई आदमियों ने उसमें बलात्कार किया। उस सेक्स रैकेट संचालिका और वह उसके मुखिया गुलाम जिलानी और जीशान जो आज तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इस घटना की यहाँ पर हमने धरना प्रदर्शन किया, तब तो एफआईआर दर्ज हुई इतने बड़ी घटना की। और जब भी 3 लोग गिरफ्तार किए पुलिस ने, बिना धरने प्रदर्शन के उन्होंने गिरफ्तार नहीं किए। इतना जो है वो पुलिस अपराधियों से हमसाज है। आज भी हम बार बार डीआईजी से भी मिले थे, पिछली बार कप्तान साहब से भी मिले, आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने विद फोटो शनाख्त करके अपराधियों को बताया है कि ये अपराधी हैं, ये बलात्कारी हैं, फिर भी पुलिस उनको संरक्षण दे रही है और गिरफ्तार नहीं कर रही है। इस मौके पर नसीम, पुष्पा, अनीता, पूजा, सीमा आदि सदस्य मौजूद रहे। एक दर्दनाक हादसा उस वक्त सामने आया जब शहर के मझौला थाना इलाके में नाले में गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर के नाले में गिरने की घटना से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मचा है। एक दर्दनाक हादसा उस वक्त सामने आया जब शहर के मझौला थाना क्षेत्र में नाले में गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर के नाले में गिरने की घटना से क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में क्षेत्र के लोगों ने नाले में गिरे मजदूर को बाहर निकाला और उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मझौला थाना क्षेत्र के मंझौली चौराहे के पास रहने वाले संजीव ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनके यहाँ अमरोहा का रहने वाला युवक शरीफ टेंट का काम करता है और उनके घर पर ही रहता है। संजीव का कहना है कि युवक काम पर से घर वापस लौट रहा था कि कुंदनपुर ढक्का रोड पर युवक नाले में गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उन्हें घटना की जानकारी लगी तो वो मौके पर पहुंचे और आनन फानन में क्षेत्र के लोगों की मदद से घायल हालत में नाली में पड़े युवक को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सर, इनका ये नाली में गिर गया। हाँ? नाली में। कौन है ये आपके? सर, मेरी दुकान पे काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सर, टेंट का काम करते हैं। कहाँ दुकान आपकी? लाइन पर मझौला। और ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ? कुंदनपुर ढक्का रोड पे। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे? सर, काम पे थे सर। अच्छा, काम से आ रहे थे जी। तो गिरे कहाँ पे? नाली में सर। तो कितना घायल है? सर, घायल सिर में चोट लगी है। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? अमरोहा सर। आपके यहाँ रहते हैं अभी? सर, मेरे घर पे ही रहते हैं। आपका घर कहाँ है? मझौला चौराहा। ठीक। हादसे की जानकारी जब युवक के परिवार को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया और वो भी मुरादाबाद जिला अस्पताल पहुंच गए। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इन हादसों में आए दिन कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब मुरादाबाद शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र लाल मस्जिद के पास एक तेज रफ्तार बुलेट ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं इन हादसों में आए दिन कई लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। वहीं एक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब मुरादाबाद शहर के सदर कोतवाली क्षेत्र लाल मस्जिद के पास एक तेज रफ्तार बुलेट ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हादसे में उसका साथी मामूली रूप से चोटिल हो गया। बता दें कि मूल रूप से रामपुर जनपद के टांडा थाना क्षेत्र के रहने वाले जावेद, जो कि हाल ही में गलशहीद थाना क्षेत्र के सीधी सराय में किराए के मकान में रहता है। जावेद अपने मकान मालिक के बेटे मोहम्मद अली के साथ बाइक से बाजार से घर वापस लौट रहा था कि सदर कोतवाली क्षेत्र लाल मस्जिद के पास एक बुलेट बाइक पर सवार 3 युवक, आरोप है कि जो ड्रिंक करे हुए थे, उन्होंने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहा युवक जावेद गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बाइक पर पीछे बैठा उसका साथी मोहम्मद अली मामूली रूप से चोटिल हो गया। आनन फानन में क्षेत्र के लोगों ने हादसे की पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल हालत में जावेद को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एक्सीडेंट
फ्रेंड हम लाल नदी पर जा रहे थे। हाँ। तो मोड़ पर गाड़ी बहुत तेज जा रहे थे, 3 लड़के थे एक गाड़ी पर, ड्रिंक करे हुए थे। उन्हें लागा इतनी जोरदार टक्कर मारी और साथ वाले बंदा का जाबड़ा टूट गया। साथ वाले कौन है आपके? जावेद। क्या नाम है उनका? जावेद। आपके कौन है वो? मोहल्ले में रहते हैं हमारे किराए पर, उनसे थोड़ा बहुत भाई वगैरह बंदे वाली बात है। कहाँ रहते हैं, मतलब किस जगह रहते हैं? मैं सीधी तरह। वहीं हादसे की जानकारी जब घायल युवक जावेद के परिजनों को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया और वो भी जिला अस्पताल पहुंच गए। वहीं जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने युवक जावेद की हालत गंभीर देख उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जहां एक और सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे करती है, साथ ही खास तौर पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है, तो वहीं ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जहां एक और सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे करती है, साथ ही खासतौर पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है। दूसरी बार यूपी की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री का विशेष फोकस महिला सुरक्षा पर है, तो वहीं दूसरी और महिला अपराध से जुड़े मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी कटघर को कटघर की रहने वाली एक महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि थाना कटघर के दुर्गेश नगर डबल फाटक निवासी देवेश ठाकुर पुत्र हरपाल सिंह के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस पर थाना कटघर में तैनात दरोगा मुनेश कुमार ने आरोपी देवेश को पीतल नगरी रोडवेज से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब जाकर महिला अपराध से जुड़े मामलों पर विराम लग पाएगा। चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी एक बानगी उस वक्त देखने को मिली जब मुंडा पांडे दलपतपुर अलीगंज मार्ग काशीपुर रोड वीरपुर में एग्रीकल्चर की दुकान में चोरों ने छत काटकर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब मुंडा पांडे दलपतपुर अलीगंज मार्ग काशीपुर रोड वीरपुर में एग्रीकल्चर की दुकान में चोरों ने छत काटकर एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दुकान स्वामी बाबू ने बताया कि रोज की तरह शाम को दुकान बंद करके अपने घर जाते थे और सुबह दुकान का ताला खोलकर देखा कि दुकान की छत कटी हुई है। जब हम लोगों ने दुकान के अंदर रखा सामान को देखा तो दुकान के अंदर सामान भी गायब था, जिसकी कीमत लगभग 40,000 होगी। इससे पहले भी दुकान के अंदर छत काटकर चोर दुकान में रखा सारा सामान ले गए थे, जिसकी शिकायतें लिखित में थाने में दी गई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर ले ली है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज फिर हमारी दुकान में चोरी की घटना को चोर अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जी, यहाँ पास से उन्होंने दुकान खोली थी, जब शटर उठा कर दुकान कटी हुई थी अंदर से। दीवार कटी है, छत कटी है? छत कटी है। क्या क्या माल गया? वेल्डिंग मशीन है, कुछ लीड वगैरह है, होल्डर है, ग्राइंडर है, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी। अच्छा, इससे पहले भी कभी चोरी हुई? हाँ, पहले हुई थी, लगभग 2.5 साल के करीब। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है या फिर इसी तरह चोरों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। बदलते हुए वक्त के साथ साथ एलपीजी गैस सिलेंडर घर घर तक पहुंच गए हैं। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी इनका उपयोग तेजी से हो रहा है, लेकिन इनके बावजूद लोग एलपीजी गैस को लेकर सावधानी नहीं बरतते। आमतौर पर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि घर में किसी की लापरवाही के कारण बड़ी दुर्घटना हो गई। बदलते हुए वक्त के साथ साथ एलपीजी गैस सिलेंडर घर घर तक पहुंच गया है। शहरों के साथ साथ अब ग्रामीण भारत में भी इसका उपयोग अब तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग एलपीजी गैस को लेकर सावधानी नहीं बरतते। आमतौर पर ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती है कि घर में किसी लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई। एक घटना उस वक्त हुई जब मुंडा पांडे टोल प्लाजा के पास चालक और परिचालक ट्रक के केबिन में खाना बनाते समय आग लग गई। आग लगने से केबिन के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। चालक ने बताया कि हम लोग केबिन के अंदर गैस पर खाना बना रहे थे। चाय खाना वाना बनाया था इन्होंने, खाना बना कर चाय पीने के लिए उतरे गए। ये इतने 5-6 मिनट के बाद इसमें आग लग गई, सिलेंडर लीक हो गया था, पूरा केबिन वेबिन सब जल गया इसका। आप क्या कर रहे थे, कौन सी जगह आई? यदि बराबर से दुकान थी नियर टोल प्लाजा, रामपुर रोड गंदरा। अच्छा, कहाँ से आ रही थी गाड़ी, कहाँ लेके जा रहे थे? कश्मीर से आ रही थी गाड़ी, बिहार जा रही थी। क्या माल लगता है उसके अंदर? सेब भरा हुआ था। सेब भरा हुआ था जी। ड्राइवर से बात हुई आपकी? ड्राइवर से बात हुई थी। क्या बता रहे थे वो? कह रहे थे सिलेंडर लीक हो गया, हम खाना बना कर ला रहे थे। कितनी देर में आग लगी? बुझी थी? के बाद आग लग गई। अच्छा, कितनी देर में बुझी आग? कम से कम आधा घंटा आग बुझी। वहीं किसी वजह से गैस लीकेज होने से केबिन में आग लग गई। मौके पर पहुंचे टोल कर्मियों ने घंटों के बाद आग पर काबू पाया।
वहीं ये घटना उस वक्त हुई जब मुंडा पांडे टोल प्लाजा से बस यहीं तक कर देना हुई। मुरादाबाद में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बिलारी से सपा के विधायक मोहम्मद फहीम मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार द्वारा जारी किए गए बयान का स्वागत किया। लाउड स्पीकर का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई राज्यों में रामनवमी के दौरान जुलूस में हिंसक झड़पों की खबरें सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि किसी को भी नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। साथ ही बिना अनुमति के कोई धार्मिक जुलूस और शोभा यात्रा ना निकाली जाए जिसकी परमिशन ना हो। साथ ही पारंपरिक धार्मिक कार्यक्रमों की भी अनुमति दी जाए। इस फैसले का सपा विधायक ने स्वागत किया। उन्होंने लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के रामपुर जाकर पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के परिवार से मुलाकात करने पर कहा कि जयंत के पिता के भी आजम खां साहब से पारिवारिक रिश्ते थे, इसलिए पारिवारिक मुलाकात करने गए थे। उन्होंने दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। उन्होंने AIMIM और कांग्रेस में आजम खां के शामिल होने की अटकलों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आजम खां साहब का परिवार इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आगे वे क्या बोले, आइए सुनते हैं। जयंत चौधरी साहब के वालिद मोहतरम से भी माननीय आजम खान साहब का बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है और जयंत चौधरी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकदल के और हमारी पार्टी के गठबंधन में हैं। आज जो वो पारिवारिक तौर पर आज मुलाकात करने के लिए अब्दुल्ला आजम साहब, क्योंकि जब जेल से आए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज माननीय पूर्व विधायक पूर्व सांसद जी से मुलाकात करने आए और अब्दुल्ला आजम साहब से मुलाकात करने आए। पारिवारिक मुलाकात माशाल्लाह आज जो हुई है। मोहम्मद फहीम ने कहा कि उनको उम्मीद है कि आजम खान बहुत जल्द बाहर आएंगे। यकीन है न्यायालय पर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आजम खान साहब बाहर आएंगे। आज पूरी तरीके से वो लोग पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ, हमें पूरा यकीन है न्यायालय पर, और न्यायालय से हमें इंशाअल्लाह ताला न्याय मिलेगा और बहुत जल्द आजम खान साहब बाहर आएंगे। जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र की नाबालिग अपने भाइयों के साथ मेला देखने गई थी, जहां से उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद किशोरी के पिता ने गैर संप्रदाय के 2 युवकों पर अपहरण का नाम दर्ज मुकदमा कराया है। दरअसल जनपद संभल के हयात नगर में एचोली के रहने वाले ग्रामीणों ने मुकदमा दर्ज कराया। 9 अप्रैल को करीब 3 से 4 बजे उसकी नाबालिग 14 वर्षीय बेटी अपने भाइयों के साथ सरथल गांव में मेला देखने गई थी। मेले में से उसकी बेटी को जिला संभल के थाना हयात नगर के गांव एचोली निवासी शाहिद पहला फुसलाकर भगा ले गया। जब उसकी बेटी वापस आई तो उसने पूरी बात बताई, और जब ये शिकायत घर पर करने गया तो घर पर मौजूद सलीम पुत्र मकसूद ने अभद्रता की। पीड़िता को लेकर पिता कोतवाली पहुंचा, जहां मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी गई। तहरीर पर पुलिस ने मुशाहिद और सलीम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। परिजनों ने फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों संघ बिलारी थाने के सामने जमकर हंगामा किया और जाम लगा दिया। काफी देर तक पुलिस की ओर से परिजनों की गहमागहमी चलती रही। तब जाकर पुलिस ने परिजनों को समझाया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। परिजनों को वहां से हटाकर जाम करवाया। जबरदस्ती मार मार के जो उल्टी बयान ले रहा है हमसे, इसमें तो फांसी होती है, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। अब आप चाहते क्या हो? इंसाफ चाहते हैं। जो बिलारी क्षेत्र अधिकारी है आपकी बात हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि साहब पकड़ लेंगे हम। कब तक? इस संबंध में एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का कहना है कि थाना क्षेत्र हयात नगर जनपद संभल के निवासी द्वारा बालिका के अपहरण के संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बालिका बरामद हो चुकी है। थाना क्षेत्र हयात नगर जनपद संभल के निवासी द्वारा अपने बालिका के अपहरण के संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बालिका बरामद हो चुकी है। बालिका का मेडिकल 161 और 164 कराया जा चुका है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिजनों द्वारा शेष नामित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर के थाने पर बताया गया था और उनको संतुष्ट कर दिया गया है। किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुरादाबाद गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ पर किसी तरह की कोई भ्रामक स्थिति उत्पन्न ना हो, सभी मिल बांट कर रहें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सपा विधायक और सपा सांसद PWD गेस्ट हाउस पर एकत्रित हुए, जहाँ पर उन्होंने समीक्षा बैठक की और जिलाधिकारी से भी मुलाकात की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के बिलारी से विधायक फहीम ने कहा कि आजकल जो माहौल चल रहा है कि किस तरह से कुछ लोग शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रयास ये है कि धर्मगुरुओं, प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हो
और गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। साथ ही उनका कहना है कि कोई भी बड़ा जुलूस हो या आयोजन हो, उसका संवैधानिक तौर पर पालन होना चाहिए। आगे बोले कि वे प्रशासनिक अधिकारियों से ये बात करेंगे कि मुरादाबाद के अंदर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। आगे उन्होंने कहा कि हमारा शहर बहुत प्यारा है, यहाँ हिंदू और मुसलमान बड़ी तहजीब के साथ रहते हैं। यहाँ होली मनाई जाती है, यहाँ ईद भी मनाई जाती है, यहाँ सब बड़े प्यार से रहते हैं। साथ ही कहा कि वे चाहते हैं कि माहौल खराब करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। आगे उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज हम लोग जो आज माहौल चल रहा है, देखा होगा आपने कि किस तरीके से यहाँ माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि धर्मगुरुओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हो और माहौल में कभी कोई खराबी ना आए। गंगा जमनी तहजीब कायम रहनी चाहिए। कोई भी बड़ा जुलूस हो या उसका आयोजन हो, उसका हम संवैधानिक तौर पर पालन करें। जिनकी परमिशन होती है उसकी परमिशन दिलाएं। और हम प्रशासनिक अधिकारियों से ये बात करेंगे कि जैसे मुरादाबाद के अंदर छोटी सी घटना होने की बात हुई थी, तो इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो हमारा मकसद यही है। ये बड़ा प्यारा हमारा ज़िला है, ये गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है। यहाँ हिंदू और मुसलमान बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ होली भी मनाई जाती है, यहाँ ईद भी मनाई जाती है, यहाँ सब बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि माहौल ख़राब करने वालों को हर हालत में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, और जो माहौल सही करने वाले लोग हैं वो किसी भी वर्ग के और किसी धर्म के हों, उनकी बैठकर बैठक होनी चाहिए। हमारे जितने धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हों या मुस्लिम समाज के, उनके साथ बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों की और ख़ास तौर पर जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी चाहिए। अगर छोटा छोटा कोई इशू भी हो तो उसको हम सब लोग बैठकर उसको दूर करें और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े, गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाएं। इस दौरान कई गणमान्य लोग बैठक में मौजूद रहे। ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक नवाब जान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी हो गए। एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया। फैसला आने के बाद विधायक बोले कि न्याय की जीत हुई है। दरअसल ठाकुर द्वारा थाने में उप निरीक्षक अमित शर्मा ने 11 मार्च 2017 को सपा विधायक नवाब जान के खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि नवाब जान चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकालकर अपने घर पहुंचे थे। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मुकदमा सुनवाई के लिए मुरादाबाद की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत में चला। इसमें दोनों पक्ष की ओर से गवाही और बहस पूरी हुई। मुकदमे में अदालत ने अपना 22 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने माना कि नवाब जान के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ जिसमें उन पर आरोप साबित हो। साक्ष्य के अभाव में नवाब जान के खिलाफ कोई आरोप न साबित होने की दशा में उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर सपा जिला अध्यक्ष डीपी यादव ने क्या कुछ कहा, जरा भी सुनिए। क्या मामला था? नहीं, वो नवाब जान साहब के ऊपर एक 144 को उल्लंघन का मामला आचार संहिता का चल रहा था, और ठीक है, और उसमें वो दोष मुक्त कर दिए गए। अदालत ने उनको निर्दोष साबित कर दिया और बरी कर दिया। वहीं फैसला आने के बाद सपा विधायक ने कहा कि ये न्याय की जीत हुई है। वहीं 5 साल तक चले इस मुकदमे के खारिज होने से विधायक ने राहत की सांस ली है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जनपद मुरादाबाद में शिवसेना के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी और एसएसपी को प्रेषित किया। डीएम को दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष नए पाठ्यक्रम और ड्रेस बदलने पर रोक लगाई जाए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष डोनेशन और मासिक शुल्क वृद्धि और नए एडमिशन के नाम पर धन वसूली को तत्काल रोका जाए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष बिल्डिंग निर्माण, पंखा, कूलर, कंप्यूटर लगवाने और अन्य सुविधाओं के नाम पर की जा रही अवैध वसूली पर तुरंत रोक लगाई जाए आदि विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वहीं एसएसपी को भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि 2016 में पार्टी पदाधिकारी दिनेश राव की खुलेआम हत्या कर दी गई थी, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा एफआईआर लगा दी गई। मुकदमे की पुनः विवेचना किसी अन्य थाने से कराने की शिव सैनिक मांग करती है। बीते दिनों पार्टी कार्यकर्ता अर्जुन सैनी को भी उसकी ही पत्नी शकुंतला ने गायब कर मंझौला थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। पुलिस ने आरोपी शकुंतला से हमसाज होकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। शकुंतला ने लगभग 4 वर्ष पहले अपने ससुर मिश्री सैनी को भी इसी तरह से गायब कर दिया था, जो आज तक नहीं मिले। एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर थाना मंझौला अंतर्गत पार्टी पदाधिकारी दिनेश राव की लगभग 5 वर्ष पहले हत्या हो गई थी, उसके हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। 3 वर्ष पहले
पार्टी कार्यकर्ता अर्जुन सैनी व उसके बाप मिश्री सैनी को उसकी ही पत्नी शकुंतला सैनी ने गायब करा दिया था, जिसका थाना मंझोला में अपहरण का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आज तक उसके भी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया। थाना मंझोला अंतर्गत गांगन पर अवैध बाजार लगता है, इससे हटवाने की मांग करते हैं। राम तलैया चौकी इंचार्ज संजय कुमार के संरक्षण में अवैध वसूली का कार्य होता है, जुआ, सट्टा, शराब, गैस रिफिलिंग का कार्य होता है। क्षेत्र में अराजकता फैली हुई है, इस पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग करते हैं। शीघ्र ही अगर उपरोक्त मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए डीआईजी कार्यालय मुरादाबाद पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में शिवसेना मांग करती है कि मामले की अन्य थाने से जांच कराकर शकुंतला से सख्ती से पूछताछ कराकर अर्जुन सैनी को सकुशल बरामद किया जाए। साथ ही मांगों को लेकर एसएसपी से वो मिले हैं और शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है। लगातार गिर रहे भूजल स्तर को लेकर सामाजिक संगठन भी गंभीर हैं, तो वहीं आरएसजी एकेडमी में 9 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी की ओर से पुनीत सागर अभियान के अंतर्गत जन साधारण को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण पर आरएसजी के एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकाली। साथ ही वृक्षारोपण कर साथ ही एक जागरूकता बैठक का आयोजन भी किया, जिसका मुख्य उद्देश्य जन जन को ये संदेश दिया जाए कि जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। 9वीं यूपी गर्ल्स बटालियन के सीओ कर्नल राजेश मिश्रा के अनुसार समस्त एनसीसी कैडेट्स को जल संरक्षण पर रैली निकालकर जन जन को जागरूक करने का संदेश देना है और सभी लोगों को ये संदेश दिया जाएगा। जल हमारे जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि जल है तो जीवन है, इसलिए जल के महत्व को समझो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग में लाया जाए। इसके अंतर्गत आरएसजी एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार एवं डॉक्टर जी कुमार ने जल संरक्षण जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली रामगंगा विहार, साईं मंदिर, नवीन नगर होती हुई वापस आरएसजी प्रांगण में आ गई। इसके बाद एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी के द्वारा वृक्षारोपण कराया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया तथा रैली लेफ्टिनेंट कुमारी सुखरानी के संरक्षण में निकाली गई और एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। आरएसजी एकेडमी में 9 यूपी गर्ल्स बटालियन की ओर से पुनीत सागर योजना के अंतर्गत जल संरक्षण अभियान चलाया गया था, जिसमें सर्वप्रथम एनसीसी कैडेट ने रैली निकाली। रैली निकालने के बाद एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका ये उद्देश्य था कि जल के महत्व को समझो। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आज हमने सभी कैडेट्स ने सबसे अनुरोध किया है कि जल जितना कम हो सके उतना खर्च करें। अधिक जल से व्यर्थ बहाने से का कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए जल ही जीवन है, जल को व्यर्थ ना बनाएं। इस अवसर पर अभिषेक शर्मा, अंजू सुखीजा, मुकुल सक्सेना और कैंडिडेट्स में दिया टमटा, सताक्षी, गौरी गुप्ता, मनीषा, ओझा, हर्षिता, निकिता, सिद्धि आदि ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students.
debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to class 9th and 11th. A special early bird offer, 50% off on tuition fees for the first 100 students in classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.